सो यस हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जस्टिस क्या है और हर एक चीज जो भी हम जस्टिस के बारे में समझ सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जस्टिस होता क्या है। जस्टिस होता क्या है उसको समझने से पहले हम एक बार अपनी प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसे पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure among all its citizens justice, social, economic and political। उसके बाद आती है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जस्टिस सबसे ऊपर क्यों रखा गया है इसे समझेंगे हम अभी। हम क्या करते हैं इसके लिए कि जस्टिस को भी साइड में रख देते हैं और हम समझते हैं कि हम बात कर रहे थे लिबर्टी की। तो लिबर्टी हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कर पाए, हमें उतनी आज़ादी हो, फ्रीडम हो उतनी हमें, राइट। हमें इक्वलिटी क्यों चाहिए? ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सके, हमारी स्टेटस उतनी हो सके कि हम अपने आप को एज अ ह्यूमन समझ पाए, हमारी सोसाइटी में उतनी डिग्निटी मेंटेन रहे। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड क्यों चाहिए? ताकि हमारा एज अ सोसाइटी में एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाए और हम हैप्पीली रह पाए फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो अब हमें लिबर्टी देखो, इक्वलिटी देखो, फ्रेटर्निटी देखो या और भी कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें तुम देखो। एट द एंड क्या लगेगा कि हमें चाहिए क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं? टू लीव अ रेस्पेक्टफुल एंड वर्थवाइल लाइफ, दैट इज व्हाट वी कैन से इज जस्टिस। मतलब हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए। ओवरऑल इन सब का पर्सपेक्टिव वही है। तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस जो है एक तरीके का अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर जस्टिस है तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। जिस भी सोसाइटी में जस्टिस है वहां क्या क्या होगा? वहां पर लिबर्टी होगा, वहां पर इक्वालिटी होगा, वहां पर फ्रेटर्निटी होगा और भी ऐसी एलिमेंट्स होंगी। या उसका उल्टा कह सकते हैं हम कि जहां पर भी जिस भी सोसाइटी में लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है या और भी ऐसे एलिमेंट्स है तो वहां पर क्या है? जस्टिस है। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। यहाँ पर अब ऐसा एक सवाल आएगा मन में कि तो सोसाइटी में जस्टिस आएगी कैसे? ठीक है, ये सारी बात तुम समझ रहे, लेकिन आएगी कैसे? तो एक ख्याल भी आएगा कि हाँ, हो सकता है लॉ के थ्रू जस्टिस आए या लॉ ही जस्टिस है। तो इसे अब हम समझते हैं कि ऐसा है या नहीं है, या फिर इसमें और क्या बातें हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक हस्बैंड और एक वाइफ का और उसका एक बच्चा है। ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं। हैप्पीली मैरिज हुई थी, लेकिन अभी क्या है कि उन दोनों में अनबन चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में। अब दोनों साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अब वो दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो दोनों ही एक लॉयर के पास गए कि हमें डाइवोर्स दिला दो किसी लॉ का यूज करके। तो क्या है कि लॉयर जो अपनी फी लेता है और इन दोनों को थ्रू लॉ डाइवोर्स दिला देता है। तो दोनों को क्या मिल गया? जस्टिस। लेकिन वहां पर जो वो बच्चा था वो क्या कहता है कि मेरी क्या गलती थी? तो क्या उस बच्चे को जस्टिस मिला वहां पर विद दैट लॉ? तो हम ऐसा कहेंगे कि लॉ जो है वो जस्टिस दिला भी सकता है और नहीं भी दिला सकता है। तो लॉ जस्टिस नहीं है। इवन अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो वहां पर दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका क्या मतलब हुआ? अगर लॉ ही जस्टिस होता तो भाई कोई एक वर्ड यूज कर लो। लॉ एंड जस्टिस मतलब दोनों अलग अलग चीज तो है। अब हम ये तो समझ रहे हैं। मतलब हमारा एम क्या है? टू डिलीवर जस्टिस। अब चाहे वो लॉ के बाद हो, लॉ के पहले हो या बिना लॉ के हो। ये मैंने क्या कह दिया इसे समझता है। मैंने क्या कहा कि जस्टिस जो है वो या तो लॉ के बाद मिले, या तो बिफोर लॉ मिले, लॉ के पहले मिले या बिना लॉ के मिले। हमें क्या मिलना चाहिए? जस्टिस। आफ्टर लॉ जस्टिस कैसे मिलता है? अभी जो हमने बात की हस्बैंड वाइफ की, लॉ के बाद ही उन्हें डाइवोर्स मिला, दैट इज जस्टिस फॉर देम। बिफोर लॉ को समझते हैं कि बिना लॉ के जस्टिस कैसे मिलता है। हमारी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल के अंदर। तो वहां पर एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम करके एक फैक्ट्री थी जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम करके गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, आईसाइट लूज हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लॉ जो है उन्हें पनिश तो जरूर कर सकता है,
लेकिन क्या लॉ सफिशिएंट है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस? तो हमें लगेगा कि नहीं, ये जस्टिस नहीं है हम लोगों के साथ, जिनके साथ भी ये सब हुआ। क्योंकि हमें और भी कई चीजें वहां करनी होगी, उन्हें रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उन्हें ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सब चीजें दोबारा ना हो, और उन्हें कंपनसेशन मिले। लेकिन यहाँ पर कंपनसेशन का जो पार्ट है वो फिर लॉ का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आया कि लॉ को हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करो, पहले कंपनसेशन दो। क्योंकि हम क्या ध्यान रखने वाले हैं, हम जस्टिस जस्टिस देना चाहते हैं हम। तो यहाँ पर लॉ के पहले मिला व्हाट इज कॉल्ड एज जस्टिस। अब बिना लॉ के भी हो सकता है क्या जस्टिस? तो एक बार हमारे यहाँ क्या हुआ था, एक भवरी देवी नाम करके एक लेडीज थी जिनके साथ हुआ था सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस। प्रॉब्लम ये थी कि 1997 के पहले तक इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ था, या इससे रिलेटेड कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक केस हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया विशाखा गाइडलाइंस। यहाँ पर बिना लॉ के भी जस्टिस डिलीवर किया गया, और लॉ बनने से पहले तक ये विशाखा गाइडलाइन एज लॉ काम करती रही। तो हमारा एम क्या है, टू डिलीवर जस्टिस, ना कि लॉ को संभालना। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। अब हमें ये समझना चाहिए कि चलो ठीक है, जस्टिस जरूरी है, लेकिन जस्टिस देते वक्त जो भी जस्टिस दे रहे होंगे, उन्हें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए वाइल डिलीवरिंग द जस्टिस। तो हम यहाँ पर ऐसे 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल डिलीवरिंग जस्टिस। 2 इंपॉर्टेंट, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जस्टिस एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यही 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर जस्टिस होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, वही हम करते हैं। तो 3 सबसे मेजर बात है जिसका हम ध्यान रखते हैं। एक तो पहला, जस्टिस कैसे देना है या किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए। तो पहले हमारे पास होनी चाहिए नॉलेज अबाउट द लॉज, फैक्ट्स हैं, जो एक्ट्स हैं, या फिर बाकी जो भी प्रीवियस जजमेंट्स हैं, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए। और उसे हमें क्या करना है, केस टू केस बेसिस पर अप्लाई करना चाहिए विथ एक्सपीरियंस, जो कि हमें समय के साथ आएगा। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। दूसरा क्या ध्यान रखना चाहिए, दूसरा हमें समझ आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अब ये बात खुद में ही बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी कि सही क्या है, ये गलत क्या है, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के लिए कुछ सही, किसी के लिए कुछ गलत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि हम एथिक्स पढ़ते हैं। माना कि ये एथिकल डिलेमा है, लेकिन इसका आंसर तो होता है। तो इसका आंसर क्या है, विथ रेफरेंस टू द टाइम एंड स्पेस। मतलब जिस टाइम और स्पेस में हम रह रहे हैं उसके हिसाब से कोई चीज सही या गलत हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। हमारे यहाँ पर जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी केस हुआ था 2018 में, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 2018 के पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं बताया गया था। मतलब विथ टाइम एंड रेफरेंस और विथ टाइम एंड स्पेस हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया दैट राइट टू प्राइवेसी राइट है टू बी इन अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज राइट। दूसरा हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में एक होता था तुम्हारा व्हाट इज कॉल्ड एज बगरी एक्ट, और इंडिया में उसी से रिलेटेड 377 सीआरपीसी में होमोसेक्सुअलिटी को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया। लेकिन नवतेज सिंह जोहर केस 2018 में जो है होमोसेक्सुअलिटी, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। मतलब हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं विथ टाइम, हम चीजों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सही और गलत को भी बदल रहे हैं विथ द टाइम एंड स्पेस वेयर वी आर। दैट इज एक्सियोलॉजी। अब कितनी बार क्या होता है कि एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी काफी नहीं होती है। मतलब हम देख सकते हैं, एक बार एक एग्जांपल जो हमारे यहाँ हुआ था, व्हाट इज कॉल्ड एज, जो एक हमारे यहाँ सबसे बोल सकते हैं कि बहुत ही दर्द भरा केस हुआ था, दैट इज निर्भया। तो निर्भया में क्या हुआ था, जो उसमें एक जो
इंसान था, सो कॉल्ड इंसान जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या था कि वो 18 प्लस नहीं था, लेकिन वो सबसे ज्यादा खूंखार क्रिमिनल भी था। तो यहाँ पर क्या है क्या कि अगर हम एपिस्टेमोलॉजी से देखें तो हमें लगेगा कि हमें उसे एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए और एडल्ट वाली पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक्सियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, वो बहुत गलत इंसान है, उसे तुम सजा दो, एडल्ट की तरह ही ट्रीट करो। तो क्या हो गया कि यहाँ एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी में कंफ्लिक्ट हो गया। जहां पर ये दोनों मिल करके कुछ रिजल्ट देने वाले थे, यहाँ पर आपस में ही कंफ्लिक्ट हो गया। तो वहां पर आएगा ऑन्टोलॉजी, और ये कहेगा कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मतलब अगर आज हम उसे एडल्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो कल फिर एक केस आएगा जिसमें हो सकता है कि हमें एक 18 से नीच एज के बाद लड़के या लड़की को हमें क्या करना पड़े, एडल्ट की तरह ट्रीट करने के लिए कहा जाए, और वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ऐसे क्रिमिनल को दूसरी तरफ हम इतनी आसानी से जाने दें, एडल्ट की तरह ट्रीट ना करें, तो और लोगों को ऐसी हैवानियत करने का मौका मिलेगा। तो जब हमें जस्टिस देना है तो हमें इस एस्पेक्ट को भी समझ के रखना होगा कि हम इस सब चीज को समझे और तब जाकर हम किसी निर्णय पर आए। तो हमारे लिए तीन सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट होती है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और ऑन्टोलॉजी। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं और जो जज होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। जो लॉयर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं व्हाट इज कॉल्ड पीटीएल, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। मतलब इन्हें क्या मतलब है सिर्फ लॉ से। अब इन्हें ये मतलब नहीं है कि वो लॉ जस्टिस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या जस्ट है या नहीं ये लॉ। वो क्या ध्यान रखेंगे, लॉ का। इसीलिए उन्हें लर्नेड काउंसिल्स बोला जाता है। लेकिन जस्टिस देने का काम किसका है, जज का काम है। तो जो जस्टिस देंगे उनको तीनों एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, उन्हें सही और गलत का पता भी होना चाहिए, और उन्हें साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये चीजें आपस में जाके आगे क्या रिजल्ट देने वाली है। दैट इज नॉन एज ऑन्टोलॉजी। इन सब के अलावा उन्हें लॉस की भी जानकारी होनी चाहिए। तो जजेस जो है उन्हें इसीलिए माई लॉर्ड्स कहा जाता है, मतलब वो खुद में ही जस्टिस है। तो ये थी पूरी कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं क्या कि जस्टिस एक सोसाइटी में क्यों जरूरी है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो लीगल एंगल पढ़ा, इसे हम बोल सकते हैं लीगल जस्टिस। अब हम समझेंगे कि सोसाइटी में जस्टिस क्यों जरूरी है। या फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मतलब सोसाइटी में जस्टिस क्या इंडिविजुअल में जस्टिस नहीं होता है, तो नहीं। इंडिविजुअल के लिए क्या जस्टिस, इंडिविजुअल के लिए तो राइट्स भी नहीं है। मतलब इंडिविजुअल तो अगर उन्हें ऐसे छोड़ दो तो वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे फॉर द सर्वाइवल। मतलब वो एक दूसरे से लड़ कट के मर जाएंगे अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन सोसाइटी जो होती है वो देती है राइट्स एक दूसरे को, इंडिविजुअल्स को। और सोसाइटी क्या करती है क्या कि उनके पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कुछ रूल्स बनाती है ताकि वो लोग सही से रह पाए। रूल्स बनाती है और उनको इन्फोर्स कौन करता है, उनको इन्फोर्स करेगा स्टेट। तो ये है कॉन्सेप्ट अबाउट कि जो जस्टिस है वो सोसाइटी से मिलती है ना। और जब रूल्स रहेंगे, उनकी इन्फोर्समेंट होगी, तभी लोग जो हैं आपस में मिलजुल करके रहेंगे। और क्या बात है कि जस्टिस सोसाइटी में रहने से क्या होगा कि हैप्पीनेस आएगी। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जस्टिस सोसाइटी में क्या मतलब है कि लोग खुश हो, खुश रहें। और खूब खुश कब रहेंगे, जब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो कैसे रहेंगे वो भी हमने जाना। क्या करेगा कि सोसाइटी कुछ रूल्स बनाएगा अपने ही इंडिविजुअल्स के लिए, और उनको इन्फोर्स करने का काम दे देगा स्टेट को, जो कि इन्फोर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लॉज। और जो उनको फॉलो नहीं करेगा उनके लिए पनिशमेंट्स भी होंगे, ताकि एट द एंड क्या हो पाए, हैप्पीली लोग एक दूसरे के साथ रह पाए और एट द एंड जस्टिस डिलीवर हो पाए। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज सोशल जस्टिस। मतलब सोसाइटी हमें राइट्स देती है, सोसाइटी हमारे लिए रूल्स बनाती है, और उन्हें इन्फोर्स करने का काम स्टेट को देती है।
और जो लोग ना फॉलो करें फिर उनके लिए पनिशमेंट्स भी तय किए जाते हैं, ताकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है। वरना इंडिविजुअल्स अकेले में खुद को सर्वाइवल के लिए बाकी सबको मार के एट द एंड एनार्की हो जाएगी, वहां पर अराजकता आ जाएगी, वहां पर कोई ऑर्डर नहीं होगा, एट द एंड सारे ह्यूमन डिक्लाइन हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत पड़ती है हमें व्हाट इज कॉल्ड एज सोसाइटी। सोसाइटी क्योंकि एक दूसरे की एग्जिस्टेंस का ख्याल रखती है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारा जस्टिस। तो हमने लीगल एंगल भी समझा और हमने सोशल एंगल भी समझा जस्टिस का, कि जस्टिस क्यों जरूरी है। एट द एंड क्या है कि जस्टिस हम जो भी अभी तक देख पा रहे हैं, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जस्टिस एक ऐसा टर्म है जिसे हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। ये जो हम सोच सकते हैं उससे कई ऊपर है। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं टू गिव आवर बेस्ट पॉसिबल थिंग, टू गिव द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ जस्टिस दैट वी कैन गिव। तो इस तरीके से ये जस्टिस की थोड़ी बहुत आइडिया है जो हमने समझा अभी तक, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और एट द एंड उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ पसंद आया होगा, जो भी हमने अभी बात करी इतना। सो हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।